Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in the last lecture we had a discussion on job evaluation. हमने उसके मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके प्रोसेस के बारे में बात किया. आज हम उसका सेकेंड पार्ट कवर करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड जॉब इवैल्यूएशन मेथड्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ अ कॉमन कोर्स इन एनी यूनिवर्सिटी. So let us begin. So job evaluation methods are of two types. One is called the qualitative methods, other is called the quantitative methods. Qualitative में हमारे पास दो methods हैं. One is called the ranking method and the job grading method. And on the other side in the quantitative also we have two methods. One is called the point system method and this is called factor comparison method. तो इन सभी methods के बारे में अब डिटेल में बात करते हैं. Let us begin. So let's talk about the first one and that is called ranking method, जो कि qualitative का पार्ट है. मतलब यहाँ पर कोई as such हम quantitative numbers को analyze नहीं करते, कोई numerical numbers analyze नहीं होता. So what we do in this ranking method that we evaluate each job based on ranks. तो आपको rank लगाना है, ranking करनी है किसी चीज को और किसके बेसिस पे करनी है? बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द जॉब एंड बेस्ड ऑन हाउ टफ इट इज. तो कोई भी जॉब कितना टफ है, उस जॉब में कितनी मेहनत है, उस जॉब में कितने स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, कितनी ज्यादा टेक्निकल है वो जॉब, या उस जॉब की कितनी वर्थ है, उसके बेसिस पे आप जॉब को बेसिकली रैंक करते हो. किसी जॉब को फर्स्ट रैंक दे सकते हो, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड. तो वो रैंकिंग की जाती है इस मेथड में. दैट इज कॉल्ड रैंकिंग मेथड. एक कमिटी बनाई जाती है ऑफ सेवरल एग्जीक्यूटिव्स और वो सारे कमिटी होती है वो बैठ करके वो डाटा एनालाइज करती है जो उनको जॉब एनालिसिस से मिला होता है. तो जॉब एनालिसिस की सारे डाटा को आप लेकर के कमिटी एनालाइज करती है एंड बेस्ड ऑन दैट एनालाइजेशन यू फाइनली रैंक द जॉब्स बेस्ड ऑन देयर वर्थ. तो जो भी आपकी जॉब की वर्थ है उसकी फाइनली वो जो कमिटी होती है वो रैंकिंग कर देती है. नाउ देयर आर सर्टेन स्टेप्स इन्वॉल्वड इन प्रोसेस. अब इस प्रोसेस को करते कैसे हैं उसके बारे में बात करते हैं. So the first step is data collection from job analysis. तो job analysis में दो चीजें होती हैं, job description plus job specification. तो job description से हमें सारी roles and responsibilities मिल जाती हैं किसी job की और job स्पेसिफिकेशन से हमें स्किल्स के बारे में पता चल जाता है किसी जॉब को क्या करने के लिए स्किल्स चाहिए. तो वो इंफॉर्मेशन आप सबसे पहले कलेक्ट करते हैं. कोई भी कमेटी सबसे पहले ये कलेक्ट करती है. सेकंड थिंग इज सिलेक्शन ऑफ रेटर्स. ऑब्वियसली आपको एक कमेटी बनानी है तो उस कमेटी के कुछ मेंबर्स होंगे तो आपको उनको भी सिलेक्ट करना है. अब उनकी सिलेक्शन कैसे होगी? बेस्ड ऑन देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देयर एक्सपीरियंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिफरेंट जॉब्स और वो कितने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम कर चुके हैं. उनकी जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग है वो भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं. थर्ड स्टेज इज फाइनली रैंकिंग ऑफ जॉब्स. तो फाइनली आप रैंकिंग करना शुरू कर देते हो. यू कैन रैंक देम एज फर्स्ट, मे बी सेकेंड, मे बी थर्ड. उनकी रैंकिंग शुरू हो जाती है सारे जॉब्स की कि कौन सी जॉब फर्स्ट नंबर पे आती है, कौन सी सेकंड नंबर पे आती है, कौन सी थर्ड नंबर पे आती है. एंड देन इन द फोर्थ स्टेज फाइनली यू डिसाइड द पे स्ट्रक्चर. तो आप पे स्ट्रक्चर लगाते हो. पे स्ट्रक्चर का मतलब यहां पर क्या होता है कि जैसे किसी को हमने फर्स्ट रैंक दिया है तो फर्स्ट रैंक वालों को क्या सैलरी दी जाएगी, उनको क्या कंपनसेशन किया जाएगा, सेकंड रैंक वालों को क्या कंपनसेशन दिया जाएगा, फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या डिफरेंसेस होंगे, थर्ड रैंक को क्या दिया जाएगा. तो वो इसका फाइनल स्टेज होता है. सो इन दिस वे द होल प्रोसेस वर्क्स. अब इसके कुछ मेरिट्स हैं इस मेथड के और कुछ डिमेरिट्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं. द फर्स्ट मेरिट इज इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस. काफी आसान सा प्रोसेस. एक कमेटी बनानी है और फाइनली उस कमेटी को बस रैंकिंग करनी है. द सेकंड थिंग इज इट इज वेरी इकोनॉमिकल ऑल्सो. कोई बहुत मेहनत वाला या बहुत कोई ज्यादा आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. काफी सस्ता मेथड है, कोई इतना मुश्किल मेथड नहीं है. थर्ड इज द टाइम रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो वेरी लेस. बहुत कम टाइम में आप इसको कर सकते हैं. एक कमेटी बहुत कम टाइम में जॉब्स को, सारे जॉब्स के डाटा को कलेक्ट करके उसको रैंकिंग कर सकती है. लेकिन कुछ डिमेरिट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं. जो पहला डिमेरिट है बहुत ही सब्जेक्टिव है क्योंकि कोई भी कमेटी है तो वो उसमें ह्यूमन एरर आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं. बिकॉज हो सकता है किसी जॉब को फर्स्ट रैंक पे आना था बट आपने उसको सेकंड में डाल दिया, किसी को सेकंड रैंक पे आना था तो आपने उसको फर्स्ट पे डाल दिया और उसकी वजह से जो कंपनसेशन था वो भी इफेक्टेड हो गया. हो सकता है कोई जॉब इतनी वर्थ ही नहीं रखती, उसकी रैंक ऊपर चला गया और कुछ जॉब जो जिनकी वर्थ बहुत हाई थी उसकी रैंक भी बहुत नीचे चला गया. तो ये पॉसिबिलिटी यहां पर हो सकती है. द सेकंड थिंग इज अब रैंकिंग बेस्ड सिस्टम का एक जो मेजर प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए आपने किसी को फर्स्ट रैंक दिया, किसी को सेकंड रैंक दिया. अब यहां पर यही क्लियर नहीं होता कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या पॉइंट्स का डिफरेंस है क्योंकि कोई पॉइंट तो यूज हो नहीं रहा. आप सब्जेक्टिविटी से बस रैंक दे रहे हो. फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या डिफरेंसेस थे वो भी क्लियर नहीं होता. तो ये कुछ एक मेजर प्रॉब्लम है, मेजर फ्लॉ है रैंकिंग बेस्ड सिस्टम का. Now let's talk about the second method and that's called job grading method. अब job grading method क्या होता है?
तो जब आपको सारा इंफॉर्मेशन जॉब एनालिसिस से मिल जाता है तो आफ्टर गेटिंग दैट इंफॉर्मेशन व्हाट यू डू इज यू पुट देम इनटू डिफरेंट ग्रेड्स। आप ग्रेड्स क्रिएट करने की कोशिश करते हो। जैसे पहले आप रैंक लगा रहे थे, यहां पे ग्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ग्रेडिंग सिस्टम को आप कैसे यूज करते हो? बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ जॉब, इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब, द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द जॉब एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। तो क्या स्किल्स चाहिए, किस तरह के जॉब का नेचर है, कितना इंपॉर्टेंट है वो जॉब, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके लिए रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर आप एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाते हो। और फिर डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स या क्लास के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस डिसाइड करते हो कि ग्रेड ए के लिए क्या वेज होंगे, ग्रेड बी के लिए क्या वेज होगा। तो उस तरह से ये काम। अब जो कुछ कॉमन ग्रेडिंग सिस्टम्स यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल जनरली जो जॉब्स को डिवाइड किया जाता है वो स्किल्ड, अनस्किल्ड, क्लरिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट, मैनेजरियल या टेक्निकल, इस तरह की कैटेगरीज में या ग्रेडिंग में उसको डिवाइड किया जाता है। अब अनलाइक द रैंकिंग मेथड से हट के इसमें क्या है? इसमें यह है कि इसमें एक स्केल है, उस स्केल को यूज करके फाइनली ग्रेड्स बनाए जा रहे हैं, जो कि रैंकिंग में नहीं था। रैंकिंग में देयर वाज नो स्केल, रैंकिंग में देयर वाज नो समथिंग लाइक पॉइंट्स, रैंकिंग में आपको डिफरेंसेस पता नहीं चलते थे। बट यहां पर ग्रेडिंग में एक स्केल का इस्तेमाल हो रहा है एंड दैट इज गुड एंड दैट इज व्हाई इट इज बेटर देन एज कंपेयर टू रैंकिंग मेथड। अब हाउ इट वर्क्स, इसका भी एक प्रोसेस है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ग्रेड की डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, मतलब कितने ग्रेड्स होंगे, हाउ मेनी ग्रेड्स विल बी देयर, और फिर वो ग्रेड्स क्या क्या होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या वो स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, क्लरिकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, मैनेजरियल है, तो वो ग्रेड्स पहले क्रिएट किए जाते हैं इन दिस प्रोसेस। देन आफ्टर दिस यू हैव सिलेक्शन ऑफ ग्रेड्स। तो फाइनली जब आपने ग्रेड्स बना लिए, जितनी भी कैटेगरीज बन सकती थी, फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में मे बी 10 कैटेगरीज क्रिएट किए जा सकते हैं, बट ऑब्वियसली सबकी सब कैटेगरीज जो होती हैं वो सब्सटैंशियल नहीं होती, सबकी सब कैटेगरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो फाइनली व्हाट यू डू, यू सिलेक्ट ग्रेड्स। आप इसमें 10 कैटेगरीज में से कोई 4 कैटेगरी या 5 कैटेगरी को फाइनली आप चूज करते हो कि हम फाइनली जितनी भी जॉब्स होंगी उनको इन 4 या 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। देन इन द थर्ड स्टेज द ग्रेडिंग ऑफ जॉब बिगिंस। फाइनली आप ग्रेडिंग को, जो जॉब्स आती जाती हैं आपके पास, फॉर एग्जाम्पल कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब है तो आपको लगता है ये एक स्किल्ड जॉब है, तो आपने इसको स्किल्ड वाले ग्रेड में डाल दिया। So that is what you do in this third stage. And in the fourth stage, finally, जब ग्रेड्स डल जाते हैं तो ग्रेड्स की फिर सैलरी डिसाइड की जाती है, ग्रेड्स के वेजेस डिसाइड किए जाते हैं कि ग्रेड ए में या ग्रेड स्किल्ड में जो लोग हैं उनकी सैलरी क्या होगी, ग्रेड अनस्किल्ड में जो लोग हैं उनकी सैलरी क्या होगी, ग्रेड एडमिनिस्ट्रेटिव में जो लोग हैं उनकी सैलरी क्या होगी। तो ये ग्रेड वाइज सैलरी सिस्टम डिवाइड किया जाता है। अगेन देयर आर सर्टेन मेरिट्स एंड सर्टेन डिमेरिट्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं। द फर्स्ट मेरिट इज ग्रेडिंग सिस्टम काफी आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि सिर्फ 3 या 4 या 5 कैटेगरीज बेसिकली बनती हैं, ग्रेड्स बनते हैं, और उनको किसी भी वर्कर को या एम्प्लॉयज को समझाना बहुत आसान है कि एग्जैक्टली उनकी जॉब किस ग्रेड में जा रही है और क्यों जा रही है। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है इसका। सेकंड, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी टेक्निकल बैकग्राउंड। इतना ज्यादा कोई टेक्निकल बैकग्राउंड आपको की जरूरत आपको नहीं पड़ती। हाँ, जॉब एनालिसिस का डाटा अच्छा होना चाहिए। अगर वो डाटा आपको सही मिल रहा है तो वहां से आपको ग्रेड्स बनाने में आसानी होती है। इट इज ईजी टू पे स्केल्स में जब एक बार आपने ग्रेड्स बना लिए तो वहां पर पे स्केल को डिसाइड करना भी इतना मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से पे स्केल को डिसाइड कर सकते। सबसे ज्यादा इस मेथड का यूज जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में या बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेडिंग सिस्टम भी यूज होती है। आप इंडियन रेलवेज को ही देख सकते हैं, रेलवे में हमेशा ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, क्लास 4, क्लास 1, इस तरह से वो नाम दे देते हैं। तो बेसिकली वहां पे ग्रेडिंग सिस्टम यूज होती है। जैसा जिस ग्रेड की जॉब निकलती है उस ग्रेड के हिसाब से सैलरी डिसाइड होती है, उस ग्रेड के हिसाब से आपको हर चीज, हर बेनिफिट मिलता है। देयर आर सर्टेन डिमेरिट्स ऑल्सो, कुछ डिमेरिट्स हैं। ऑब्वियसली ग्रेडिंग में भी अगेन वो ह्यूमन एरर आ सकता है, बिकॉज ग्रेडिंग सिस्टम फिर सब्जेक्टिव है कि ग्रेड्स आप कैसे डिसाइड कर रहे हो, बट फिर भी एज कंपेयर टू द रैंकिंग स्केल उससे बेटर है ये। सेकंड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग क्लासिफिकेशन। अगेन आप जॉब्स को भी तो फाइनली ग्रेड में डाल रहे हो कि कौन से जॉब किस ग्रेड में जाएगी, तो वहां पर भी गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। थर्ड, विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ जॉब द सिस्टम बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। ऑब्वियसली द जॉब जैसे जैसे नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ती जाती हैं ग्रेडिंग करना और मुश्किल होता जाता है। प्लस कुछ जॉब्स बड़ी सिमिलर होती हैं तो आपको समझ नहीं आता कि इस जॉब को अगर हमने इस कैटेगरी में डाला है तो इस जॉब को हम कहां डालें, तो वो एक चैलेंज भी बना रहता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज नॉट गुड फॉर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका स्ट्रक्चर बहुत रिजिड है, जहां पर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वहां के लिए ये मेथड शायद उतना बेटर नहीं होगा। सो दीज वर सम क्वालिटेटिव मेथड्स
ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो क्वांटिटेटिव मेथड में जो सबसे पहला मेथड हमारे सामने है दैट इज कॉल्ड पॉइंट सिस्टम मेथड, और जो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज भी होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट सिस्टम। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज जॉब इवैल्यूएशन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो टेक्निक है वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि ये इतना ज्यादा यूज इसलिए होता है बिकॉज इट वेरी एनालिटिकल एंड वेरी क्वांटिटेटिव। मतलब इसका एक ऑब्जेक्टिविटी है इसमें, कहीं ना कहीं आप नंबर सिस्टम को कहीं ना कहीं यूज कर रहे हो जिससे कि क्लैरिटी है और ट्रांसपेरेंसी अपने आप क्रिएट हो जाती है। तो इस रीजंस की वजह से जॉब की वैल्यू को निकालना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। प्लस मोर इंपॉर्टेंटली वंस एक बार आपने इसको बना लिया इस पॉइंट सिस्टम को, तो ऑब्वियसली लंबे समय तक आपको ये ऑर्गेनाइजेशन में काफी हेल्पफुल हो। अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड फॉर ईच जॉब टू बी आइडेंटिफाइड। सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पॉइंट सिस्टम बनाने के लिए आपको फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी कि कौन कौन से फैक्टर्स के कितने कितने पॉइंट्स होंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द डिग्री ऑफ ईच फैक्टर टू बी डिटरमाइंड बाय असाइनिंग द पॉइंट्स। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप फैक्टर्स बनाओगे और फैक्टर्स के हिसाब से फिर आप पॉइंट्स को डिसाइड करोगे, और उसी पॉइंट्स के हिसाब से लोग जैसे जैसे अचीव करेंगे और उसी हिसाब से फिर उस जॉब के पॉइंट सिस्टम को पॉइंट्स को एलोकेट किया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम यहां पे करते क्या है, वी असाइन ऑल द फैक्टर्स विद पॉइंट्स। हम फैक्टर्स को पॉइंट दे देते हैं, और जब समेशन होता है सारे पॉइंट्स का, जितने भी पॉइंट्स आपने दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को, तो उससे एक इंडेक्स क्रिएट हो जाता है, और वो इंडेक्स जो है फाइनली आपको रिलेटिव इंपॉर्टेंस बताता है। और बाद में जो ये पॉइंट सिस्टम होता है, जितने भी पॉइंट्स आप जॉब्स के निकल कर आ रहे हैं उसको आप कन्वर्ट करते हो इनटू वेज रेट्स। जो वेज फाइनली डिसाइड होता है वो बेस्ड ऑन पॉइंट्स होता है। तो पहले वाले क्वालिटेटिव में हम ग्रेड्स के बेसिस पर डिसाइड कर रहे थे, उससे पहले रैंकिंग पे डिसाइड कर रहे थे। यहां पर पॉइंट सिस्टम इस्तेमाल होता है, उसके बेस पर वेजेस डिसाइड होते हैं। अब कैसे ये काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज लिस्ट डाउन ऑल द जॉब्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी जॉब्स हो रही हैं या जितने भी जॉब्स किए जा रहे हैं, किसी भी तरह के वो जॉब्स हो, कोई भी तरह का उसका नेचर हो, उसको आप सबसे पहले लिस्ट डाउन करते हैं, नोट डाउन करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरह के जॉब्स किए जा रहे हैं। द सेकंड स्टेज इज नंबर ऑफ फैक्टर्स। फिर आप फैक्टर्स डिसाइड करना शुरू करते हो कि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स का डिसीजन होता है। अभी मैं इसको आपको एग्जांपल भी दूंगा, उससे आपको क्लैरिटी से पता चल जाएगा कि यहां पर ये फैक्टर और ये पॉइंट सिस्टम कैसे काम करता है। एंड देन यू डिटरमाइन द डिग्री। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो डिग्री को डिसाइड करना है। डिग्री का मतलब यहां पर क्या है, डिग्री का मतलब होता है रिलेटिव इंपॉर्टेंस, कि अगर आप कोई फैक्टर बना रहे हो तो उस फैक्टर का आपको रिलेटिव इंपॉर्टेंस भी निकालना पड़ेगा कि वो फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसकी ऑब्वियसली उसकी डिग्री बहुत हाई हो जाएगी। हो सकता है वो फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसकी डिग्री थोड़ी लो हो जाएगी। तो उसके हिसाब से आपको जो आगे आप पॉइंट एलोकेट करोगे वो डिग्री के हिसाब से एलोकेशन होगी। तो वो भी एक चीज का ध्यान रखना है। एक तो फैक्टर डिसाइड करना है, दूसरा क्या डिसाइड करना है, डिग्री ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर की डिग्री डिसाइड करनी है। देन द फोर्थ स्टेज इज ऑब्वियसली एलोकेशन टू द पॉइंट्स टू डिग्रीज। तो जब आपने डिग्री फैक्टर डिसाइड कर लिया, डिग्री डिसाइड कर दिया, तो आप फिर पॉइंट बना देते हो कि फाइनली हमें कितने पॉइंट्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर फैक्टर के। एंड देन इन द फाइनल स्टेज आप वेजेस डिसाइड करते हो, वेज स्ट्रक्चर बनाते हो बेस्ड ऑन द पॉइंट्स यू हैव एलोकेटेड। तो अगर सिंपल स्टेज में इसको समराइज करें, सबसे पहले हमें सारी जॉब्स को लिस्ट डाउन करना है। सेकंड, वी नीड टू डिसाइड ऑन फैक्टर्स। फिर हर फैक्टर की डिग्री देखनी है। फिर डिग्री जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से हम उसको पॉइंट एलोकेट कर देंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट पॉइंट एलोकेशन द वेज स्ट्रक्चर विल बी डिसाइडेड। सो लेट मी शो यू एन एग्जांपल। अब ये MHRD ने कुछ साल पहले, थोड़े साल पहले, जो एकेडमिक टीचर्स होते हैं, कॉलेज के जो फैकल्टी प्रोफेसर्स होते हैं, उसके लिए एक पॉइंट सिस्टम बनाया था। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि पॉइंट सिस्टम को कैसे बनाया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टीचर कोई नए लैब को एस्टैब्लिश कर रहा है तो उसको उसके 6 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। 6 क्रेडिट पॉइंट मतलब एक पॉइंट डिसाइड कर दिया गया है कि एक पॉइंट आपको कितने पॉइंट्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप देख सकते हैं, इफ समबडी विल राइट अ बुक, अगर कोई इंटरनेशनल पब्लिशर के लिए कोई बुक लिख रहा है तो उसके भी उसको पर बुक के हिसाब से 6 पॉइंट्स मिलेंगे। प्लस इसमें एक मैक्सिमम लिमिट भी डिसाइड कर दी गई है कि आपको 20 पॉइंट से ज्यादा नहीं मिल सकते। तो इफ अगर आप 100 बुक्स भी लिख देंगे तब भी मैक्सिमम आपको कितने पॉइंट मिलेंगे, 20 पॉइंट से मिलेंगे। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉइंट सिस्टम में आप इस तरह से काम करते हैं जहां पर कि हर पर्टिकुलर काम के लिए एक पॉइंट है और उसका एक मैक्सिमम पॉइंट भी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप वार्डन है, असिस्टेंट वार्डन है, डीन है, इनमें से कुछ भी आपने अगर काम किया तो आपको एक सेमेस्टर का 1 पॉइंट मिलेगा और मैक्सिमम आप 4 पॉइंट बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये पॉइंट सिस्टम काम करता है। आई होप कि आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड? एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा, एक तो न्यूमेरिकल नंबर पे बेस्ड है, तो ऑब्वियसली समझना बहुत आसान है। मेरे पॉइंट ज्यादा
इस वाले जॉब के पॉइंट्स ज्यादा है इसलिए इसकी वर्थ ज्यादा है, इस वाले जॉब के पॉइंट्स कम है तो इसकी वर्थ कम है, तो वो चीज काफी आसान हो जाता है। सेकंड इज, एक बार अगर आपने बना लिया, एक स्केल डिसाइड कर लिया, तो इट इज वेरी कैन बी यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक आप इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा फायदा यह है कि जिस हिसाब से जॉब के पॉइंट है उसके हिसाब से उसके मनी को डिसाइड करना आसान है, क्योंकि अगर हमें ये बात पता है दैट वी आर गिविंग 15 पॉइंट्स फॉर एनीथिंग, तो दैट मीन्स फॉर 15 पॉइंट्स, पॉइंट मीन्स नंबर, पॉइंट मीन्स मनी ओवर हियर, तो सही बात है, जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उस हिसाब से उसको मनी उस जॉब को एलोकेट कर दी जाए। इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक प्रोसेस एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस, और जो वर्कर्स को समझा पाना या उसको एक्सेप्ट कराना आसान हो जाता है। उसका रीजन यहां पर यह है कि ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, कोई ह्यूमन एरर का इतना ज्यादा चांस यहां पर नहीं है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी जॉब्स हैं और कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत लंबी है, कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर इसको इंप्लीमेंट करना काफी आसान है। बस एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फैक्टर्स की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर फैक्टर्स स्टेबल ही नहीं होंगे, हर समय चेंज होते रहेंगे, तो वहां पर ये सिस्टम उतना ज्यादा अच्छा काम नहीं करेगा। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ऑब्वियसली द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज इट्स हाई कॉस्ट इन्वॉल्व है, बहुत टाइम भी लग जाता है। छोटे यूनिट्स या स्मॉल यूनिट्स के लिए उतना ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है टू गो विद द पॉइंट सिस्टम। इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। थर्ड इज सिलेक्शन ऑफ फैक्टर एंड सब फैक्टर्स वेरी डिफिकल्ट। अगेन फैक्टर्स को डिसाइड करना वहां पर बहुत चैलेंज है, इतना आसान नहीं है, स्पेशली जैसा मैंने आपको बताया द फैक्टर्स आर नॉट स्टेबल, that makes it more complex. Again, you need to allocate marks or points to these factors based on their degrees. तो वो भी एक चीज बहुत चैलेंजिंग हो जाती है कि किसी फैक्टर की डिग्री डिसाइड करना ही पहले मुश्किल है, और फिर डिग्री के हिसाब से जो पॉइंट डिसाइड करना है वो भी चैलेंजिंग हो सकता है। तो यहां पर ये एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है। द फोर्थ मेथड इज कॉल्ड द फैक्टर कंपैरिजन मेथड। फैक्टर कंपैरिजन मेथड के बारे में बात करते हैं, एंड इट इज द सेकंड मेथड इन द क्वांटिटेटिव मेथड्स। सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैंकिंग एंड पॉइंट बेस्ड मेथड। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि रैंकिंग जो था वो क्वालिटेटिव मेथड था, पॉइंट सिस्टम जो था वो क्वांटिटेटिव मेथड है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। इट वाज डेवलप्ड बाय E.G. बेंज इन 1926। तो ऑब्जेक्टिव में कई बार हमें ये आ जाता है कि E.G. बेंज ने कौन सा मेथड दिया था, तो 1926 में ही वाज द वन हु प्रपोज्ड दिस फैक्टर कंपैरिजन मेथड। अब यहां पर जो इवैल्यूएशन होती है जॉब्स की, वो किस किस बेसिस पर होती है? बेस्ड ऑन द मेंटल एफर्ट, द स्किल रिक्वायर्ड, द फिजिकल एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व्ड एंड द वर्किंग कंडीशंस। तो दीज आर योर 5 पैरामीटर्स। on the basis of these 5 factors, basically the jobs are categorized or the jobs are evaluated. So let's talk about how this method works. सबसे पहले आप क्या करते हो? You decide on the factors. सबसे पहले आप factors को choose करते हो कि कौन कौन से factors को consider करना है while assigning the points. That's the first stage. And then in the second stage, what you do, you select the job. आप jobs decide करते हो, मतलब आपने पहले factors decide कर लिए, वो factors जो मैंने पीछे आपके साथ discuss भी किए थे कि वो 5 factors कौन कौन से होंगे. So these are your 5 factors. तो ये आपके जो 5 factors यहाँ पर noted है, इन 5 factors को आप ध्यान में रखते हो, और based on these 5 factors आप jobs को categorize करना शुरू कर देते हो. For example, कौन सी job में ज्यादा mental effort लगेगा वो उधर चली जाएगी, कौन से job में हमें ज्यादा skills लगेंगे उधर चले जाएंगे. तो यहाँ पर factor पहले decide होता है और फिर jobs को हम categorize करते हैं into the factors. So that is your second stage. The third stage is ranking of each job. एक बार जब आपने सारे jobs को factors के अंदर डाल दिया, उसके बाद आप ranking करना शुरू करते हो कि कौन सी jobs फर्स्ट पर आ रही है, कौन सी जॉब सेकंड पे आ रही है, कौन सी जॉब थर्ड पे आ रही है. तो रैंकिंग मेथड यूज होना शुरू हो जाता है, विच इज द क्वालिटेटिव मेथड. एंड देन इन द फोर्थ स्टेज यू वैल्यू दोज फैक्टर्स. वैल्यू मींस यू असाइन पॉइंट्स. आप पॉइंट्स एलोकेट करना शुरू कर देते हो उन फैक्टर्स को, उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली जॉब के पॉइंट्स भी कैलकुलेट होने लग जाते हैं. एंड देन फाइनली द वेज स्ट्रक्चर इज डिसाइडेड. आप फाइनली वेज स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश कर लेते हो कि ओवरऑल वेज स्ट्रक्चर क्या होगा बेस्ड ऑन द पॉइंट सिस्टम. अगेन देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, उसके बारे में बात कर लेते हैं. द फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक प्रोसेस, एंड यहां पर हर जॉब और हर फैक्टर बेसिकली क्वांटिफाइड हो जाता है. सो इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मेथड. दैट्स सेकंड थिंग इज, सिंस यहां पर रैंकिंग मेथड भी यूज होता है, तो आप रिलेटिव वैल्यू ऑफ ईच जॉब को कंपेयर भी कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि कौन सी जॉब फर्स्ट पे आ रही है, कौन सी सेकंड पे आ रही है, और पॉइंट सिस्टम भी यूज हो रहा है. तो दोनों मेथड्स के फायदे आपको यहां मिल जाते हैं. सिंस यहां पर आपने नंबर ऑफ फैक्टर्स को पहले डिसाइड किया है, और वो एक बहुत ही लिमिटेड रूप से हम करते हैं, मतलब हर फैक्टर कंसिडर नहीं होता. जो सिर्फ 5 फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, वही 5 की फैक्टर्स यहां पर डिसाइडर रहते हैं प्रायरली, तो वो आपको ओवरलैपिंग को अवॉइड करने में हेल्प कर. एंड देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस आल्सो. ऑब्वियसली इतना सिस्टमैटिक मेथड है, बट स्टिल देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस. द फर्स्ट इज, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको इसमें आ सकती है वो आ सकती है अनफेयरली पेड जॉब्स. मतलब जो एक फेयर स्ट्रक्चर होता है वो शायद इससे बनकर ना आए, बिकॉज
जो फैक्टर की रिलेटिव इंपॉर्टेंस है वो भी एक मैटर कर रही है, जॉब का भी वैल्यूएशन हो रहा है, पॉइंट सिस्टम भी लग रहा है, तो वहां पर क्या हो जाता है कि गैप बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। हो सकता है जो फर्स्ट कैटेगरी में जो लोग हैं उनकी सैलरी बहुत ज्यादा हो और जो थर्ड या फोर्थ कैटेगरी में लोग हों वो उनकी सैलरी बहुत कम हो, बिकॉज उनमें जो फैक्टर की रिलेटिव इंपॉर्टेंस है वो भी काफी लो हो जाती है। तो ये जो गैप क्रिएट करता है ये बहुत ज्यादा क्रिएट कर देता है। सेकंड डिसएडवांटेज इज मेथड इज वेरी कॉम्प्लेक्स। मेथड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट एक्सप्लेन टू अनस्किल्ड लेबर। जो आपके नॉन सुपरवाइजर लोग हैं, जो नीचे लेवल पे लोग काम करते हैं, उनको समझा पाना ये मेथड बहुत कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज फैक्टर है, जॉब्स इवैल्यूएशन है, पॉइंट सिस्टम है, सब कुछ इन्वॉल्व हो रहा है एक साथ, रैंकिंग भी हो रही है। इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो फॉर स्मॉलर यूनिट्स। स्मॉलर यूनिट के लिए इसको इंप्लीमेंट करना टाइम और कॉस्ट और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लगते हैं, तो इस वजह से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट इट ऑल्सो। सो आई होप कि आपको ये चारों मेथड समझ में आ गए हों। Thanks for watching. Do subscribe, like and share it with other students so that they get also. So we'll be meeting in the next lecture very soon.